हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन और कैसे जा रहे हैं आपके ऑनगोइंग एग्जाम्स। मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आज बात करते हैं MEG 05 यानी कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म की, जो कि काफी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट लगता है, लेकिन टफ है नहीं अगर आप ठीक से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो आज के वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट जो कि रिपीट होने के बहुत चांसेस हैं, जो कि एग्जाम्स में आते रहते हैं, वो मैं आपको कवर करवा दूं। ऑल्दो लगभग यही टॉपिक्स मैं प्रीवियस वीडियो में भी कवर करवा चुकी हूँ, लेकिन अभी एग्जाम्स आने वाले हैं तो उसके अकॉर्डिंग कुछ एडिशंस और कुछ चेंजेस कर रही हूँ। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, और मेरी तरफ से आप सबको गुड लक। Before moving further, please do not forget to share and subscribe the channel और अपना वैल्यूएबल कमेंट भी जरूर प्रोवाइड करिए मुझे। अपने सभी ब्लॉग्स को बहुत अच्छे से जानिए और उसके लिए मैं आपको एक प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड कर रही हूँ जहां पर सभी ब्लॉग्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हैं। साथ ही साथ आप पीडीएफ पैकेज के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। 70 पेजेस की एक मास्टर पीडीएफ है जिसमें सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। साथ ही साथ पिछले 2 बार के सॉल्व पेपर्स भी हैं। जैसे जैसे नए पेपर्स आते जाते हैं, आई कीप ऑन एडिंग देम। तो पहला क्वेश्चन जो आपका रहता है दैट इज अबाउट शॉर्ट नोट्स। कई बार आपको कोई 2 शॉर्ट नोट्स करने होते हैं, कई बार 4 करने होते हैं। ओरिएंटलिज्म से शुरुआत करते हैं। ओरिएंटलिज्म एडवर्ड सईद की स्टडी है जिसमें उन्होंने वेस्टर्न पोर्ट्रेयल ऑफ एशियाटिक या ईस्टर्न कंट्रीज या कल्चर वो दिखाया है। आपको ध्वनि थियरी आ सकता है। इंडियन एस्थेटिक थियरी है जिसमें हमें वॉइस का सजेशन दिया जाता है, किस तरीके की वॉइस या किस तरीके की डिकोडिंग किसी सेंटेंस से आपको समझ में आती है। सिग्निफायर सिग्निफाइड का कंसेप्ट है जो कि मैंने आपको MEG 4 के वीडियो में भी बताया था कि एलिमेंट है ये फर्डिनेंड डी सेस्योर का। इसके बाद जो कंसेप्ट आपको आ सकता है दैट इज कैथारसिस, एक ऐसी टर्म जो कि एरिस्टोटल ने पोएटिक्स में प्रोवाइड की थी, इमोशनल रिलीज और प्योरिफिकेशन ऑफ ऑडियंस। इसके बाद आपको जो कंसेप्ट आ सकता है दैट इज माइमेसिस। माइमेसिस एक तरीके का इमिटेशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्ट एंड दिस आल्सो थियराइज्ड बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एंड प्लेटो बोथ, दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिख सकते हैं यहाँ पर। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए इस वजह से मैं आपको ज्यादा टॉपिक्स प्रोवाइड कर रही हूँ। स्फोटा का मतलब होता है एक सडन बर्स्ट और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। इसके बाद आपको आ सकता है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, एक ऐसी टर्म विच वाज पॉपुलराइज्ड बाय टीएस एलियट बट कॉइन्ड बाय वाशिंगटन एल्स्टन। एक ऐसी टर्म जिसमें सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स और सिचुएशन एक पर्टिकुलर इमोशन इवोक करते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म आ सकता है 20th सेंचुरी का पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मोमेंट। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन वाइल्डरनेस 1981 का ऐसे है बाय एलेन शोवाल्टर जिसमें उन्होंने फेमिनिस्ट व्यू पॉइंट हमें दिखाया है। लिटरेचर एंड आइडियोलॉजी, स्टडी ऑफ हाउ literature reflects, critiques, and dominates some ideologies of the society। जैसे आप क्वेश्चन आंसर करते हैं ना कि लिटरेचर किस तरीके से सोसाइटी का मिरर है, क्या गाइडेंस प्रोवाइड करता है सोसाइटी को। कोई अगर आपको एग्जाम्पल नजर आता है अपने आसपास की सोसाइटी में जो किसी ना किसी तरीके से लिटरेचर से रिफ्लेक्टेड हो, इम्प्रेस्ड हो, दैट यू कैन राइट। और जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी उसमें प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड मिलेगा आपको सब कुछ विद एग्जाम्पल्स। इसके बाद आपको प्लेटो एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट्स कंपेयर करने के लिए आ सकते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं प्लेटो जी से। प्लेटो जी ने क्या कहा था आर्ट के बारे में। आर्ट एक इमिटेशन है रियलिटी का जो कि रियलिटी को मिसलीड करती है, ट्रूथ से दूर ले जाती है। उन्होंने कहा कि पोइट्री पर सेंसरशिप होनी चाहिए क्योंकि पोइट्री नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती है सोसाइटी को, अनडिजायरेबल इमोशंस को इवोक करती है। लेकिन एरिस्टोटल जी ने कहा कि आर्ट स्पेसिफिकली ड्रामा एक तरीके से कथारसिस है, प्योरिफिकेशन करती हैं रीडर्स के, वॉचर्स के इमोशंस का। एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग, एनलाइटनमेंट प्रोवाइड करते हैं हमें किसी भी तरीके के प्लेज या आर्ट। ही आर्ग्यूड दैट आर्ट कुड रिफ्लेक्ट रियलिटी इन वेज जो कि सोसाइटी के लिए, ऑडियंस के लिए बेनिफिशियल है, उनके इमोशंस के लिए, उनके इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए।
तो प्लेस को देखने से एंटरटेनमेंट तो होता ही है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, और साथ ही साथ कोई ना कोई लर्निंग होती है। लेकिन प्लेटो के अकॉर्डिंग इफ यू आर गोइंग फॉर समथिंग आर्टिस्टिक, तो आपकी फिलोसॉफिकल नॉलेज को स्पॉइल किया जा रहा है, बेसिकली आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से आ सकता है कि प्लेटो जी आर्ट्स को लेकर हॉस्टाइल क्यों थे। वो कहते थे कि आर्ट्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कॉपी है। अपने आप में क्या है, अपने आप में थोड़ी कोई प्रोडक्ट है, किसी भी चीज की कॉपी है जो कि आपको सच्चाई से दूर लेकर जाती है, आपको करप्ट करती है, आपको गलत सच्चाई बताती है, गलत तरीके से आपका फियर और पिटी इवोक करती है। पीपल शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन रीजन एंड वर्च्यू एंड वैल्यू। मोरालिटी को अंडरमाइन करती है, हीरोज को इमोरल दिखाया जाता है, गॉड्स को इमोरल दिखाया जाता है, तो वो एक गलत वैल्यू प्रोवाइड करता है, अनएथिकल वैल्यू प्रोवाइड करता है सोसाइटी को। रियल फिलोसफी से डिस्ट्रैक्ट किया जाता है। फिलोसोफर्स को वो सबसे बढ़िया मानते थे, लेकिन आर्ट्स को अच्छा नहीं मानते थे। इमोशनल लेवल पर आर्ट जो है लोगों के इमोशन के साथ खेलती है, रैशनल होने से रोकती है उनको, और सोसाइटी की हार्मनी को खराब करती है, उनकी रैशनैलिटी को, उनके लॉजिक को, उनकी सेंसेस को करप्ट कर देती है। अगला क्वेश्चन आपको रोमांटिसिज्म से आ सकता है। स्पॉन्टेनिटी, इमोशन, पर्सनालिटी, इन सब का वर्ड्सवर्थ की थियरी ऑफ पोइट्री में क्या रोल है। तो आप वर्ड्सवर्थ जी की एक ब्यूटीफुल कोट से शुरुआत कर सकते हैं, जो कि उन्होंने लिरिकल बैलेड के प्रीफेस में ऐड की थी। पोइट्री एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है पावरफुल फीलिंग्स का, जो कि अगर एक पोएट चाहे तो रिकलेक्ट कर सकता है शांति से बैठकर। स्पॉन्टेनिटी का मतलब आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स किसी चीज को देखकर, आपने कुछ कैलकुलेट नहीं किया, आपने एक ट्री को देखा, एक बर्ड को देखा, आपको सुंदर लगा, आपका इमोशन इवोक हो गया। एक ऐसा इमोशन जो कि यूनिवर्सल हो सकता है, सबको वही ब्यूटीफुल चीज देखकर वही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होगा। और आप अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, अपनी इंडिविजुअलिटी के हिसाब से कुछ पोर्ट्रे करते हैं उस ब्यूटीफुल फ्लावर को देखकर, उस ब्यूटीफुल क्लाउड को देखकर, उस ब्यूटीफुल वेदर को देखकर। वट एवर यू फाइंड ब्यूटीफुल अराउंड यू एज अ पोएट, आपका सेल्फ एक्सप्रेशन रहता है उसके बाद, जो कि आपके वर्क को बहुत ऑथेंटिक और रिलेटेबल बनाता है। क्योंकि ऐसा सबके साथ हो सकता है कि यू वॉच्ड समथिंग, यू लाइक्ड इट एंड यू वांट टू राइट अबाउट इट, तो वो राइटिंग जो है वो सबको यूनिवर्सली अपील करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉलरिज जी के बारे में है, उनका फैंसी और इमेजिनेशन का डिस्टिंक्शन। ये बहुत बार आता है आपको क्वेश्चन एग्जाम्स में। 1817 में अपने बायोग्राफिया लिटरेरिया में उन्होंने इसको डिस्कस किया था, इमेजिनेशन, फैंसी। और फिर इमेजिनेशन के दो टाइप्स, प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन। फैंसी उन्होंने बताया ये तो सबके पास होती है, कैपेसिटी की हम अपने आसपास देख पा रहे हैं क्या क्या है। आई एम ड्रॉइंग दिस सर्कल, आप पता लगा पा रहे हैं कि ये सर्कल है, रेड कलर की इसकी बाउंड्रीज है। ये सबके पास होता है। जैसे आप पजल पीसेस को ज्वाइन करते चले जाते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, किसी पास्ट मेमोरी को रिकॉल करते हैं जैसी वो है, विदाउट एनी क्रिएटिविटी, कि वी वेंट टू अ सर्टेन प्लेस और जो जो कुछ भी आपने देखा वहां पर। इमेजिनेशन, आप क्रिएटिव हो जाते हैं थोड़े से। इमेजिनेशन किसकी अच्छी हो सकती है, जो कि एक क्रिएटिव पर्सन है, उस पर भी। प्राइमरी इमेजिनेशन इज ऑफ अ slightly creative person, and secondary imagination of a high profile artist like a painter, like a poet। तो पोइट्री में किस तरीके से सिंपल सीन्स को हम बहुत ही सिंबॉलिक बना देते हैं, बहुत अच्छे जो राइटर्स होते हैं, राइट। जैसे कि प्रिल्यूड है, इट इज ओनली अबाउट अ फील की नेचर से आपको पोइट्री का इंस्पिरेशन मिलता है। लेकिन वो क्रिएटिविटी एक खास पोएट की ही हो सकती है कि उस एक छोटे से फील के लिए दे कैन राइट 14 बुक्स। बहुत सी ऐसी पोइट्रीज हैं, कुबला खान, डिजेक्शन एंड और पीवी शैले के काफी पोइट्रीज हैं, विलियम ब्लेक की काफी पोइट्रीज हैं कि दे इमेजिन वन सिनेरियो, वन सीन, और उस पर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि सबको यूनिवर्सल एक्सपीरियंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन फीचर्स ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेटेड।
आ सकता है और पता भी होने चाहिए आपको न्यू क्रिटिसिज्म के सभी फीचर्स। एक 20th सेंचुरी की पोइट्री जिसमें हिस्टोरिकल अप्रोच के अगेंस्ट, बायोग्राफिकल अप्रोच के अगेंस्ट एनालिसिस किया जाता था। मेजर पीपल एसोसिएटेड टी.एस. एलियट, जी.सी. रैनसम, क्लेंट ब्रॉक्स, जिन्होंने कहा कि टेक्स्ट पर फोकस किया जाए। तो इट वाज अ टेक्स्ट फोकस्ड मोमेंट जो कि एम्फेसाइज करती थी कि किसी भी टेक्स्ट को आप ध्यान से पढ़िए, किसी भी एक्सटर्नल रेफरेंस को इग्नोर करते हुए। ध्यान दीजिए लैंग्वेज कैसी है, लिटरेरी डिवाइसेस कैसे हैं, मेटाफर, सिंबोलिज्म क्या है। टेक्स्ट अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में कंप्लीट है। जो कुछ भी है उसी टेक्स्ट के अंदर है। उस टेक्स्ट को समझने के लिए कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस, उसकी जरूरत हमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी न्यू क्रिटिसिज्म का ही टॉपिक है, अफेक्टिव फैलेसी। तो एक एक करके आप आंसर करेंगे। पहले लिखेंगे कि डेवलप किसने किया, डब्ल्यू के विमसेट एंड मॉनरो सी बेड्सले ने, और सबसे पहले 1946 में कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें इमोशनल होकर किसी टेक्स्ट को इंटरप्रेट नहीं करना है, हमें वर्ड्स को एनालाइज करना है, इमोशनल रिएक्शन की तरफ ध्यान नहीं देना है, टेक्स्ट की फॉर्म, स्ट्रक्चर और मीनिंग की तरफ ध्यान देना है। ऑब्जेक्टिवली किसी टेक्स्ट को पढ़ना है रादर देन सब्जेक्टिव रीडर्स रिएक्शन। ना अपना खुद का इमोशन ऐड करना है, ना अपने किसी कॉन्टेम्पररी, किसी क्लासमेट, किसी फ्रेंड के रिएक्शन के अकॉर्डिंग किसी टेक्स्ट को स्टडी करना है। टेक्स्ट के वर्ड्स के हिसाब से टेक्स्ट को स्टडी और एनालाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी न्यू क्रिटिसिज्म से ही है। आई रिचर्ड्स जो काफी इंपॉर्टेंट लीडर थे न्यू क्रिटिसिज्म के, उनका एक क्रिटिसिज्म टाइप था प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो 1920s में उन्होंने ये डेवलप किया था। यहां से आप शुरुआत करेंगे आंसर लिखने की। ईयर्स याद रख सकते हैं तो जरूर रखिए। 1929 की उनकी ये बुक है टू बी प्रिसाइज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, जिसमें उन्होंने वही एम्फेसाइज किया जो कि न्यू क्रिटिक्स करते थे कि किसी टेक्स्ट को क्लोजली स्टडी किया जाए, उसके वर्ड्स को, उसकी वोकैबुलरी को। एम्फेसाइज करिए, स्ट्रेस करिए लैंग्वेज पर, टोन पर, स्ट्रक्चर पर और रीडर्स के रेस्पॉन्स पर। न्यू क्रिटिसिज्म को इस मोमेंट ने काफी इन्फ्लुएंस किया और इवन रीडर रेस्पॉन्स थियरी को भी। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में वो अपने स्टूडेंट्स को एनोनिमसली कोई भी पोइट्री दे दिया करते थे विदाउट इवन गिविंग द नेम ऑफ द राइटर, और उनको बोला जाता था कि नेक्स्ट डे होमवर्क करके लाना है कि इस पोइट्री का आपको क्या लगा, क्या एनालिसिस है। तो उस टाइम पर तो न्यू क्रिटिसिज्म बहुत अच्छे से वर्क करता था, क्योंकि किसी भी तरीके से किसी एक्सटर्नल हेल्प के लिए कोई स्टूडेंट नहीं जा सकता था। नो एआई, नो इंटरनेट, नो गूगल, नो रेफरेंस वाज अवेलेबल। तो वो एक बेस्ट टाइम था प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के लिए। देखिए आपको अपनी चॉइस से 5 क्वेश्चंस करने हैं एग्जाम्स में। तो अगर आपको मार्क्सिज्म थोड़ा सा टफ लगता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन एक बार समझिए जरूर। कार्ल मार्क्स और फ्रीडरिक एंगल्स दोनों ही जर्मन फिलोसोफर्स थे, इकोनॉमिस्ट थे और सोशल थियरिस्ट थे, जिन्होंने मार्क्सिज्म की शुरुआत की थी। मार्क्सिज्म बहुत ही सिंपल सी बात कहता है कि हमेशा हिस्ट्री में क्लास स्ट्रगल होती है। गरीब हमेशा अमीर बनने की कोशिश करता है। बर्जुआ और प्रोलेटरिएट यानी कि मिडिल क्लास और हाई क्लास के बीच में स्ट्रगल चलती रहती है। जो रूलिंग क्लास होती है उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से सोसाइटी चलती है। वही लोग हैं जो अपनी पावर मेंटेन करते हैं, फॉल्स कॉन्शियसनेस जनरेट करते हैं। जैसे कि अंबानीज के हिसाब से बहुत पॉलिसीज बनती होंगी गवर्नमेंट की, उन्हीं के आइडियाज थे, इन दोनों के आइडियाज कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के, जिन्होंने सोसाइटी में सोशल थियरी, पॉलिटिक्स और कैपिटलिज्म की बातें की। इससे पहले एवरीबडी वॉज लिविंग देयर लाइफ की कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्ट हैं और लेबर लेबर हैं। लेबर्स को अपना काम करना है, कैपिटलिज्म को अपना। जो स्ट्रगल आई सोसाइटी में वो इनके व्यू पॉइंट्स के बाद आई। कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट बेस और सुपरस्ट्रक्चर का इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कई बार आता है एग्जाम्स में। एक इकोनॉमी बेस और सुपरस्ट्रक्चर में डिवाइडेड होती है हमेशा। दिस इज व्हाट ही वांट्स टू से। बेस क्या होता है? वो फोर्सेस जो किसी एक सुपरस्ट्रक्चर को क्रिएट करती है। सुपरस्ट्रक्चर में आ सकता है आपका कल्चर, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, लॉ, आइडियोलॉजी, इवन रिलीजन। और बेस वो फैक्टर्स जो कि उस सुपरस्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम फैमिली की अगर बात करें
तो फैमिली किन किन स्ट्रक्चर से मिलकर बनती है वो उसके बेस हुए। फैमिली अपने आप में एक स्ट्रक्चर है। इट कंसिस्ट्स ऑफ मेंबर्स और मेंबर्स के आपस के बीच का बॉन्ड और रिलेशनशिप। दैट इज what whole base and superstructure thing is. This is base, members and relations, and family is a superstructure. सेम वे अगर हम पॉलिटिक्स को एक सुपरस्ट्रक्चर माने तो पॉलिटिक्स अपने आप में एक सुपरस्ट्रक्चर है और किस किस से मिलकर बनती है, सभी पॉलिटिशियंस, ऑल द पीपल, ऑल द पूरी जनता किसी कंट्री की, सारे पॉलिटिक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस, उन सबको मिलाकर पॉलिटिक्स बनता है। तो पॉलिटिक्स के कंपोनेंट्स क्या है, वो रहेंगे बेस, और पॉलिटिक्स अपने आप में एक सुपरस्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फेमिनिज्म से हो सकता है। मैंने यहाँ पर वर्जीनिया वुल्फ का क्वेश्चन दिया है कि विमेन्स राइटिंग के एंसेस्टर्स को कैसा दिखाया है उन्होंने। रूम ऑफ वंस ओन 1929 में उन्होंने बात की है कि फीमेल्स की तो ज्यादा राइटिंग की हिस्ट्री हमें नजर ही नहीं आती, क्योंकि सोशल और इकोनॉमिक बैरियर्स बहुत रहे होंगे, टैलेंट की कमी शायद नहीं थी, टैलेंट को पनपने नहीं दिया जाता था, ग्रो करने नहीं दिया जाता था, क्योंकि मेल डोमिनेंस की छाई हुई थी दूर दूर तक, इतनी ज्यादा कि फीमेल्स को तो सिडोनिम्स यानी कि फॉल्स मेल्स नेम यूज करके लिखना पड़ता था। तो विमेन राइटिंग में एंसेस्टर्स नहीं है, क्योंकि हिस्टोरिकली विमेन को ऑप्रेस किया गया, उनकी एबिलिटी को वैल्यू ही नहीं दी गई। और उन्होंने अर्ज किया कि इस सिचुएशन से हमें रिकवर करने की जरूरत है, विमेन्स को वॉइस रेज करने की जरूरत है, और एक फीमेल राइटिंग ट्रेडिशन अब क्रिएट करने का वक्त आ गया है। एग्जाम्पल दिया कि अगर शेक्सपियर की एक इमेजिनरी सिस्टर होती जिसका नाम होता जूडिथ शेक्सपियर, तो क्या वो अपने भाई के जितनी पॉपुलर होती? शायद भाई के जितनी टैलेंटेड होते हुए भी उतनी पॉपुलर नहीं हो पाती, क्योंकि उनसे डोमेस्टिक चोर्स एक्सपेक्ट किए जाते। माना जाता कि being a female, she cannot have the talent to write. She is made by God only to handle domestic duties. तो वो कहती है कि फीमेल्स को अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दी जाए, क्रिएटिव होने के लिए एक स्पेस दिया जाए, तो फीमेल्स की भी एक हिस्ट्री क्रिएट हो सकती है, फीमेल राइटिंग की भी एक हिस्ट्री क्रिएट हो सकती है। एक और फेमिनिस्ट राइटर हैं, इनके एक्सपीरियंस की भी बात कर लेते हैं कि इन्होंने फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म से रिलेटेड क्या लिखा। इन्होंने कहा कि फीमेल्स के एक्सपीरियंस को राइटिंग स्फेयर में बिल्कुल ही इग्नोर किया जाता रहा है हमेशा से ही। एज अ राइटर उनको कभी सीरियसली नहीं लेते। मेन कंसंट्रेशन होता है जेंडर ऑपरेशन पर और फीमेल्स की क्रिएटिविटी को नेग्लेक्ट करने पर। तो फीमेल्स हमेशा सेकेंडरी ही रह जाती हैं और फीमेल सेंटर्ड नैरेटिव्स हमें बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि हमेशा से ऑप्रेस किया जाता रहा है। और उन्होंने 3 बेसिक फेजेस बताए हैं फीमेल राइटिंग्स के। उन 3 फ्रेजेस में उन्होंने कहा कि किस तरीके से फीमेल राइटिंग्स का एवोल्यूशन हुआ है ओवर दी एरा। पहला फेज फेमिनाइन फेज, जिसमें कि फीमेल्स मेल मॉडल्स को इमिटेट किया करती थी और पेट्रियार्कल नॉर्म्स को ही फॉलो किया करती थी, इवन सिडोनिम्स यूज करके लिखती थी। फेमिनिस्ट फेज, जिसमें फीमेल्स ने बताना शुरू किया कि किस किस तरीके से हमने इतनी ट्रबल्स फेस की हैं। यू कैन से कि क्रिटिसाइज करना शुरू किया पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स को। उसके बाद आया एक ऐसा फेज जिसमें फीमेल्स ने कहा एवरीथिंग कैन गो अवे, वी वांट टू राइट एंड वी विल कीप ऑन राइटिंग इन व्हाट एवर वे वी वांट। क्रिएशन ऑफ डिस्टिंक्ट फीमेल लिटरेरी ट्रेडिशन इसी एरा में बना, जब फीमेल्स ने अपनी वॉइस को सब्जेक्टिवली रेज करना शुरू किया, ऑब्जेक्टिवली नहीं। अब उनका पर्पस सिर्फ सोसाइटी को चैलेंज करना नहीं था, अपने हिसाब से, अपने पसंद के टॉपिक्स के हिसाब से लिखना था, एंड दैट वाज द फीमेल फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन डिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आ सकता है। डिकंस्ट्रक्शन क्या होती है, किस तरीके से टेक्स्ट्स के लिए इस्तेमाल होती है? तो डिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि हम टेक्स्ट में किसी फिक्स्ड मीनिंग को ढूंढने की कोशिश नहीं करते, बल्कि चैलेंज करते हैं जो जो एसोसिएटेड मीनिंग्स जनरल हो सकते हैं। वी ट्राई टू फाइंड द बाइनरी ऑपोजिशंस। एक टेक्स्ट में अपने आप में क्या कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, क्या एम्बिग्विटीज हैं, और किस तरीके से मीनिंग कैन नॉट बी फिक्स्ड। It can be different for you, it can be different for me. कुछ
हिडन अजम्पशन होती हैं हर टेक्स्ट में, और हम किसी भी टेक्स्ट की इंटेग्रिटी को और आइडियोलॉजी को, सो कॉल्ड आइडियोलॉजीज को क्वेश्चन कर सकते हैं। एक टेक्स्ट में कोई भी सिर्फ एक सिंगल इंटरप्रिटेशन हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। वी शुड बी क्रिएटिव। हैमलेट का उन्होंने एग्जाम्पल लिया कि हैमलेट का कैरेक्टर अपने आप में मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस रखता था। सम कुड से कि हैमलेट हैज गॉन मैड, और आज तक ये कंफ्यूजन बना है कि डिड हैमलेट एक्चुअली गो मैड। तो वेदर हैमलेट इज ट्रूली मैड और प्रिटेंडिंग, ये अपने आप में एक डीकंस्ट्रक्ट करने लायक टॉपिक है। This reveals that the idea of madness in the play is not fixed. You cannot से फॉर श्योर कि हैमलेट तो पागल हो गए थे, इस वजह से ठीक से रिवेंज नहीं ले पाए। इट इज नॉट श्योर कि पागल हो गए थे या पागल हो गए हैं, ये प्रिटेंड कर रहे हैं। इट चैलेंजेस हाउ सोसाइटी डिफाइंस सैनिटी। आपके लिए, मेरे लिए, किसी थर्ड पर्सन के लिए सैनिटी और इनसैनिटी की क्या डेफिनेशन है, उस पर भी डिपेंड करता है इफ समवन कैन से ही वाज ट्रूली गॉन मैड और नॉट। तो डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस फॉर डिफरेंट पीपल अबाउट अ कैरेक्टर्स बिहेवियर। इसके बाद आपको किसी भी टॉपिक का डिकंस्ट्रक्टिव एनालिसिस आ सकता है। यहाँ मैं आपको कैनोनाइजेशन पोइट्री का एग्जाम्पल दे रही हूँ। जॉन डन की पोइट्री को भी समझिए, मेरा एक वीडियो है, आप सर्च करेंगे मेरे नाम के साथ ऐड करके तो इजीली मिल जाएगी। तो कैनोनाइजेशन एक ऐसी पोइट्री है जिसमें एक पोएट सोसाइटी से अपील कर रहे हैं कि प्लीज हमें परेशान मत करिए, वी आर दी लवर्स, और हम पूरी दुनिया का कुछ बिगाड़ नहीं रहे हैं इफ वी आर लविंग ईच अदर। तो लव ही साथ सेक्रेड भी है, साथ ही साथ प्रोफेन भी है, राइट। अपने दोस्तों को और दुनिया को कह रहे हैं कि फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। अगर प्यार को वो इतना ही सेक्रेड मानते हैं तो उन्हें सोसाइटी के अप्रूवल की जरूरत ही क्यों है। प्यार के बारे में ही कह रहे हैं कि वी डाई एंड राइज द सेम। ऐसा कैसे हो सकता है, आप प्यार में ही जीते भी रहें और प्यार में ही मरते रहें। लॉजिकली तो या जिएंगे या मरेंगे, लेकिन शायद वो उनका स्पिरिचुअल रेसरेक्शन होगा अगर वो प्यार में मर जाते हैं तो प्यार के बारे में ही कहते हैं एंड वी विल बी कॉल्ड टू हेवन बाय लव। प्यार ही है हमें जो हमें मार कर हेवन बुलाएगा। तो अपने प्यार को पूरी पोएट्री में डिवाइन भी प्रूव कर रहे हैं। अगर डिवाइन मानते ही हैं अपने प्यार को तो सोसाइटी का अप्रूवल क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो पोएट्री में अपने आप में कितने कॉन्ट्राडिक्शंस है वो आप एनालाइज करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका डिकंस्ट्रक्टिव एनालिसिस बन जाएगा। अगेन आई एम सजेस्टिंग यू कि ये पोइट्री आप जरूर देखिए, इस पोइट्री का वीडियो, तब आपको और अच्छे से ये पोइट्री समझ में आएगी। देखिए कितने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको इस वीडियो में ही करवा दिए हैं। इन सब को भी आप डिटेल में करेंगे ना अच्छे से तो काफी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। स्ट्रक्चरलिज्म को समझना बहुत जरूरी है। एक थियोरेटिकल अप्रोच जो कि अर्ली से मिड 20th सेंचुरी की थी, और किस तरीके से आप एक टेक्स्ट की स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, उससे रिलेटेड कल्चर को, लैंग्वेज को, सोसाइटी को। तो हर टेक्स्ट जो है अपने आप में एक सिस्टम ऑफ साइन इस्तेमाल करता है, एक ऐसा सिंबोलिज्म जो कि हमें फर्डिनेंड डी सेस्योर ने समझाया था कि साइन क्या होता है। साइन एज अ वर्ड, फॉर एग्जाम्पल कैट, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था ट्री का एग्जाम्पल देकर। तो कैट सुनते ही आप किस तरीके से इस वर्ड के थ्रू कैट की इमेज की तरफ पहुंचते हैं। तो उसी तरीके से जब आप लिटरेचर में सुनते हैं ना कुछ रिवेंज ट्रेजेडी, रोमांटिक कॉमेडी, तो ऐसे वर्ड सुनकर आप उस टेक्स्ट के बारे में क्या इंटरप्रिटेशंस लगाते हैं। तो मीनिंग अराइजेस फ्रॉम द डिफरेंसेस बिटवीन दीज साइंस, नॉट फ्रॉम द इंट्रिंसिक कनेक्शन टू द रियल वर्ल्ड। रियलिटी में तो कैट साइन कुछ भी नहीं है ना, कैट को कैट क्यों बोलते हैं वी डू नॉट नो, लेकिन हमारी एक प्री नॉलेज है जिसके हिसाब से हम जज करते हैं। यूनिवर्सल स्ट्रक्चर को देखते हैं कि यूनिवर्सली उसको क्या कहा जाता है। हैमलेट रिवेंज ट्रेजेडी की कैटेगरी में आती है, क्यों? क्योंकि ट्रैजिक है, ऑलमोस्ट ऑल द कैरेक्टर्स डाई, और रिवेंज भी है। मिडसमर नाइट्स ड्रीम रोम कॉम यानी कि रोमांटिक कॉमेडी की कैटेगरी में आता है, क्योंकि देर आर सो मेनी कपल्स देयर, उनके बीच के फ्रिक्शंस, और लास्ट में उनका रीयूनियन, यूनियन या मैरिज।
तो हम फीचर्स जानते हैं किसी भी चीज के, जैसे हम कैट के फीचर जानते हैं ना, कैट किस तरीके का एक एनिमल है, उसी तरीके से हम जानते हैं कि रिवेंज ट्रेजेडी में क्या क्या होता है, रोमांटिक कॉमेडी में क्या क्या होता है, किसी किसी पर्टिकुलर नॉवेल में अगर हम उसको कहें कि सेंसिबल नॉवेल, साइकोलॉजिकल नॉवेल, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे एनालाइज करेंगे एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। दैट इज व्हाट स्ट्रक्चरलिज्म इज। आज का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, साथ ही साथ पीडीएफ के लिए भी ऑप्ट करिए, बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। एडवर्ड सईद, स्पिवेक एंड भाभा, जो कि तीनों ही पोस्ट कॉलोनियलिज्म के 3 पिलर्स माने जाते हैं। पोस्ट कॉलोनियलिज्म एक ऐसी थियरी जो कि कहती है किस तरीके से कॉलोनाइजर्स ने अपनी पावर, अपनी आइडेंटिटी और अपने आप की रिप्रेजेंटेशन दिखाई थी। एडवर्ड सईद ने कहा कि कॉलोनियलिज्म के एंड होने के बाद भी वेस्टर्न लोगों ने ईस्टर्न लोगों का पोर्ट्रेयल अनसिविलाइज्ड के जैसे ही किया। वो दिखाता है कि अभी भी अपने आप को कॉलोनाइजर सुप्रीम मानते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ओरिएंटलिज्म। गायत्री स्पिवेक ने बताया कि किस तरीके से कॉलोनाइजेशन के टाइम पर बहुत से ऐसे लोग थे, फीमेल्स, स्लेव्स, बच्चे, जिनकी आवाज को इग्नोर किया गया। दे वर द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, दे वर द सबाल्टर्न ग्रुप। होमी भाभा ने कहा कि जब जब भी कॉलोनाइजेशन होगा, हाइब्रिडिटी भी होगी सोसाइटी में। सोसाइटी में ऐसा जरूर होगा कि 2 कल्चर्स एक दूसरे के साथ मिक्स्ड और मिंगल हो जाएं, क्योंकि कोई भी कल्चरल आइडेंटिटी कभी भी बिल्कुल फिक्स या स्टैटिक नहीं रह सकती। आप अपने आप को ही देखिए, एट प्रेजेंट हम में से बहुत लोग हैं जिन्होंने जीन्स टी शर्ट पहना है, वो हमारी हाइब्रिडिटी का एक प्रूफ है। कॉन्स्टेंटली हम लोग अपनी स्पीच में, अपने फैशन में, अपने कल्चर में कोई ना कोई चेंजेस लाते रहते हैं और अपने आप को हाइब्रिड बनाते रहते हैं। हाइब्रिडिटी होती है क्योंकि कभी ना कभी कॉलोनियलिज्म हुआ है। लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन अबाउट दीज 3 पीडीएफ्स। एक पीडीएफ कंप्लीटली एक मास्टर पीडीएफ है जिसमें हर यूनिट से, हर ब्लॉक से आपके 7 to 8 टॉपिक्स मैंने आपको कवर करवाए हैं। टोटल 70 पेजेस की ये पीडीएफ है, जून का सॉल्ट पेपर और दिसंबर का पेपर। तो ये अगर आपको मिल जाए तो फॉर श्योर आप अच्छे मार्क्स के साथ अपना ये एग्जाम क्लियर करेंगे। A great good luck for your exams, and please do not forget to share and subscribe the channel.